राज्य के एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। रमेश बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। वो अपने खेतों में मेहनत से काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। माँ, अरे ओ माँ, माँ जल्दी करो, मुझे नाश्ता दे दो, खेत जाने के लिए देरी हो रही है। माँ। हाँ हाँ, बस ये ले तेरा नाश्ता। रमेश नाश्ता करके खेतों की तरफ चला जाता है। रमेश की ईमानदारी की वजह से गांव के लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। दूसरी ओर उसी गांव में चंदन नाम का एक किसान उसकी तरक्की देखकर उससे ईर्ष्या करता था। और रमेश भाई कैसे हो? अरे भाई इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ चले जा रहे हो? क्या बात है? हाँ, मैं तो बस खेतों की तरफ जा रहा था। क्या है कि आज आंख देर से खुली ना, इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी जा रहा हूँ। खेत जाने में देरी हो गई है। अरे तो क्या हो गया भाई? वैसे भी तुम इतनी मेहनत करते हो। अरे तुम्हारी जितनी मेहनत तो शायद ही कोई कर सकता है। और इतनी मेहनत के बाद आराम करना भी तो बनता है। हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, लेकिन ये भी है कि मुझे आराम करने की आदत नहीं है, जानते तो हो। चलो अब जाता हूँ, बहुत देर हो गई है। ठीक है? रमेश इतना कहकर अपने खेत चला जाता है। हाँ, आज हल जोतने का काम पूरा कर लेता हूँ। चलो। रमेश अब अपने खेतों में बैलों की मदद से हल जोतने लगता है। काफी देर लगती है और आखिरकार रमेश का हल जोतने का काम पूरा हो जाता है। बाप रे बाप, काम तो पूरा हो गया। अब खाना खाकर थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। हाँ। रमेश अब पास के एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। कौन हूँ मैं? क्या नाम है मेरा? मैं कहाँ से आई हूँ? मैं पंछियों की शहजादी, मैं आसमान से आई हूँ। हैं? गाना? ये कौन गा रहा है? आखिरकार ये किसके गाने की आवाज आ रही है? अरे ये है कौन जो इतना सुरीला गा रहा है? आहा, गाया तो बड़ा अच्छा है। कौन है? मैं हूँ सुरीली मैना, मेरा गाना है सबसे निराला। अच्छा 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 अच्छा, तो तुम गा रही थी। वाह 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 वाह, सच में बहुत मधुर गीत था। आज से पहले मैंने ऐसा गीत कभी नहीं सुना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। धन्यवाद धन्यवाद। अरे वाह, मूंग की दाल हैं? क्या तुम ये मूंग की दाल खाना चाहोगी? हैं? हाँ हाँ जरूर, नेकी और पूछ पूछ। अब रमेश और सुरीली मैना दोनों खाना खाने लगते हैं। चलो सुरीली मैना, अब मैं थोड़ा काम वाम कर लूं, हैं? ना कहकर रमेश फिर से खेतों के कामों में लग जाता है। खेतों के काम करते करते शाम हो जाती है। तभी सुरीली मैना रमेश से कहती है, रमेश शाम हो गई है और कितना काम करोगे? हाँ, अरे हाँ हाँ हाँ, बस काम खत्म हो गया। अरे भाई वैसे भी बहुत काम हो गया है। रमेश काम खत्म करके घर जाने के लिए निकलने लगता है कि तभी वहाँ पर एक भेड़िया आ जाता है। रमेश रमेश संभल कर, देखो तुम्हारे खेत में एक भेड़िया घुस आया है। बड़े दिनों के बाद किसी इंसान का शिकार करने को मिलेगा। आज का दिन काफी अच्छा है। इतना कहकर भेड़िया रमेश की तरफ बढ़ने लगता है।
मेरे पास मत आना, दूर हो जाओ, दूर 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 हो जाओ, दूर जाओ। ये नजारा देख सुरीली मैना भेड़िया के सामने आ जाती है और भेड़िया को रोकने की कोशिश करती है। तू छोटी सी मैना आखिरकार मेरा क्या बिगाड़ लेगी? तुझे तो मैं सबक सिखाता हूँ। भेड़िया ये कहकर सुरीली मैना के पीछे पड़ जाता है। रमेश ये सब देखकर घबरा जाता है और जल्दी से एक बड़ा सा पत्थर भेड़िया के सर पे मार देता है। पत्थर लगने से भेड़िया जख्मी हो जाता है और तुरंत मर जाता है। शुक्र है ये खूंखार भेड़िया मर गया, वरना ना जाने आज हम दोनों के साथ क्या होता। रमेश, सच में तुम एक बहादुर व्यक्ति हो। हाँ, बाप रे बाप सुरीली मैना, तुम तो मुझसे भी ज्यादा बहादुर हो, हैं? अरे कैसे तुम उस भेड़िया के सामने ही आ गई थी? वो तो तुमसे बोलता है कि वो तुम्हें बताएगा, उल्टा देखो। अच्छा सुरीली, चलो अब मैं चलता हूँ, अब हम कल मिलते हैं, ठीक है ना? चलो। इतना कहकर रमेश वापस अपने घर लौट जाता है। अगले दिन रमेश फिर से अपने खेतों में काम करने जाता है। अरे ये अचानक से मौसम कैसे बदल गया? हो, लगता है बारिश होने वाली है। पता नहीं कैसे एकदम से बारिश का माहौल बन गया। तुम थोड़ी देर यहीं रुक जाओ, वरना भीग जाओगे। रमेश सुरीली मैना की बात मानकर उसी पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। बाप रे बाप, ये तो काफी तेज बारिश शुरू हो गई। ऐसा लग रहा है कि ओहो बाप रे, जैसे कि कोई तूफान आने वाला है। ये एकदम से क्या हो गया? तूफान का तो पता नहीं, पर मुझे इन गरजते बादलों से बहुत डर लग रहा है। अरे डरो मत मैना, ये तो बस बादलों की गरज है और कुछ नहीं, चिंता मत करो। हाँ। अब सुरीली मैना और रमेश बारिश रुकने का इंतजार करते हैं। कई घंटों बाद बारिश रुकती है। हाँ, लो आखिरकार रुक गई बारिश। अब तो तुम्हें डर नहीं लग रहा है ना? नहीं, अब मुझे डर नहीं लग रहा है। हाँ, अच्छी बात है। चलो अब मैं चलता हूँ, माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, ठीक है ना? इतना कहकर रमेश घर की ओर चला जाता है। बेटा रमेश, आज आने में इतनी देर क्यों कर दी? तुझे पता है ना, मुझे चिंता होने लगती है। अरे माँ, काम थोड़ा ज्यादा था, फिर ऊपर से बारिश शुरू हो गई। हाँ, इसीलिए रुकना पड़ा। अरे तुम इतनी चिंता मत किया करो माँ, मैं तो आ ही जाता हूँ। कहाँ जाता हूँ? कैसे ना करूँ, तू मेरा इकलौता बेटा जो है। चल अब हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। अब रमेश खाना खाकर सो जाता है। कई महीने गुजरते हैं और रमेश के खेतों में फसल आ जाती है। माँ, मैं खेत में काम करने जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, ध्यान से जाना और जल्दी आना। ठीक है माँ। अब रमेश खुशी खुशी अपने खेत चला जाता है। ए रमेश भाई, देखो देखो, सबके खेतों में फसल निकल आई है और सबसे अच्छी फसल तुम्हारे खेत में निकली है। हाँ। अरे सुखी राम भाई, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि मेहनत रंग लाई।
मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ है। हाँ। गांव के सभी लोग रमेश की अच्छी फसल देखकर उसे बधाई दे रहे थे, लेकिन किसान चंदन को उससे जलन हो रही थी। हाँ, ये ससुरा रमेश की फसल इतनी अच्छी कैसे निकल सकती है, हैं? अरे मेरी फसलों से अच्छी किसी और की फसलें हों, ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। मैं भी देखता हूँ रमेश ये फसल बचाता कैसे है और बेचता कैसे है। शाम होने लगती है और सब अपने अपने घर लौट जाते हैं। आधी रात को सुखीराम रमेश के घर आता है। रमेश, अरे ओ रमेश भाई, रमेश, अरे रमेश भाई, अरे रमेश, अरे रमेश भाई सुनो, रमेश भाई, रमेश। हाँ, अरे क्या हो गया सुखीराम, इतनी रात को तुम यहाँ? सब कुछ ठीक तो है ना? अरे रमेश भाई, अरे तुम्हारे खेत में आग लग गई है, जल्दी चलो वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा, जल्दी चलो। क्या? आग? अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे चलो 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 जल्दी चलो। रमेश दौड़ता हुआ खेत जाता है। रमेश के हाथों से अब सब कुछ निकल चुका था। सारी फसल अब जलकर राख हो गई थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे आग कैसे लग गई? अरे कोई आग बुझाने में मेरी मदद करो। अरे जल्दी से आग बुझाने मेरी मदद करो। ये क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया? रमेश भाई, देखो तुम्हारे साथ हुआ तो बहुत बुरा है, पर तुम इस तरह से हिम्मत मत हारो। ऊपर वाला जब दुख देता है तो उसका निवारण भी देता है। इतना दुखी मत हो। अरे सुखीराम भाई, मैं तो इतना खुश था कि इस बार ज्यादा मुनाफा कमाऊंगा, पर देखो तो सही मेरे साथ क्या हो गया। बस 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 बस, शांत हो जाओ रमेश, शांत हो जाओ। तुम एक काम करो, तुम महाराज के पास जाओ, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। हाँ। रमेश सुखीराम की बातों को सोचता है और कहता है, हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो। मेरी सारी जमा पूंजी तो जलकर राख हो गई। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। हाँ, यही करता हूँ। रमेश और सुखीराम की बातें दूर खड़ा चंदन सुनता है और हंसते हुए कहता है, अब आया ना ससुरा ऊंट पहाड़ के नीचे। इस गांव में मेरे खेतों से अच्छी फसल किसी की नहीं हो सकती। किसी की नहीं मतलब किसी की भी नहीं। अब रमेश रोता हुआ घर वापस आता है। रमेश बेटा, तू रो क्यों रहा है? और तू भागता हुआ कहाँ गया था? सब ठीक तो है ना? जल्दी बता, मेरा दिल बैठा जा रहा है। रमेश अब अपनी माँ को सारी बात बताता है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? मेरे बेटे की किस्मत में इतना कष्ट क्यों है भगवान, क्यों है? बेटा रमेश, अब तू क्या करेगा? माँ, मैं कल सुबह ही महाराज के पास जाऊंगा उनसे मदद मांगने। अब वही हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ माँ, चिंता मत कर, जरूर कोई न कोई निवारण निकलेगा इसका। अगली सुबह रमेश राजा प्रताप नारायण से मिलने उनके महल जाता है।
महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। नमस्ते महाराज। कहो, क्या कष्ट है, बताओ। महाराज, मेरा नाम रमेश है और मैं एक किसान हूँ। कल रात मेरे खेतों में भयानक आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया महाराज। क्या? ओ हो, ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम्हारे साथ जो भी हुआ है उसका हमें बड़ा अफसोस है। कहो, हम तुम्हारी किस तरह से मदद कर सकते हैं, बताओ। महाराज मुझे कोई काम दे दीजिए ताकि मैं मेहनत करके अपने घर का पालन पोषण कर सकूं। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा महाराज, क्या करूं मैं? ठीक है। तुम एक किसान हो तो तुम हमारे खेतों में काम करो। अगर तुम्हारा काम हमें पसंद आएगा तो खेतों का आधा हिस्सा तुम्हारा होगा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिल लगाकर मेहनत करूंगा, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा महाराज। हाँ। मंत्री जी, रमेश को हमारे खेत दिखाए जाएं। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। अब रमेश दिल लगाकर खूब मेहनत के साथ राजा के खेतों में काम करने लगता है। महाराज देखिए जरा, इतनी कड़ी धूप में भी ये रमेश कितनी मेहनत से काम कर रहा है, देखिए तो। वाकई में मंत्री जी, इसे कहते हैं मेहनती इंसान। मेहनती इंसान ही जीवन में सब कुछ हासिल कर सकता है। राजा और मंत्री जी रमेश के पास जाते हैं और कहते हैं, रमेश, तुम्हारी मेहनत देखकर तो हम वाकई में प्रसन्न हुए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर तुम इसी तरह से काम करते रहे तो ये आधा खेत एक दिन तुम्हारा हो जाएगा। महाराज, बस आपकी कृपा है। मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा। आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए। हाँ। दिन गुजरते हैं और रमेश के काम से राजमहल के सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। मंत्री जी, इस बार की फसलें कैसी निकली है? महाराज, आपको यकीन नहीं होगा, इस बार की फसलें हर बार से 2 गुना ज्यादा अच्छी निकली हैं और ये सब रमेश की मेहनत का नतीजा है महाराज। हाँ। क्या बात कर रहे हो, सच में? तो मंत्री जी, हम अभी अपने खेत जाना चाहते हैं। अरे, हम खुद अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। इंतजाम कीजिए अभी। राजा और मंत्री जी अब खेत जाते हैं। चारों तरफ हरी भरी फसल लहलहाती देखकर राजा कहते हैं, वाह 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 वाह, अद्भुत अद्भुत। रमेश, तुम्हारी मेहनत और लगन के कारण इस साल हमारे खेतों की फसलें बहुत ही अच्छी उगी हैं। आज से ये आधा खेत मैं तुम्हारे नाम करता हूँ। महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत महान और दयालु राजा हैं। महाराज, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपने मुझे इनाम में आधा खेत दे दिया। भगवान आपका भला करे। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अरे बस 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 रमेश, ये तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे लगन का इनाम है। ठीक है, खुश रहो। रमेश राजा से इनाम में मिले खेतों की खबर सुनाने अपनी माँ के पास जाता है। अरे माँ, जल्दी से बाहर आओ। माँ! क्या हुआ रमेश बेटा, क्या बात है? रमेश अपनी माँ को सारी बात बताता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। मैं जानती थी तेरी मेहनत एक ना एक दिन जरूर रंग लाएगी। देख,
ऊपर वाले ने तेरा एक खेत बर्बाद तो कर दिया और बदले में तुझे कितने सारे खेत दे दिए। हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो। रमेश की सफलता की कहानी पूरे गांव में फैल जाती है। ये बात सुनकर चंदन मन ही मन आग बबूला होता है। अरे 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 अरे, ये सब क्या हो रहा है? इस ससुरे रमेश की किस्मत इतनी जल्दी कैसे कैसे चमक सकती है? मुझे तो कुछ करना ही होगा और इस बार तो कुछ धमाका ही करूंगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और फिर राजमहल में दिवाली के समारोह का दिन करीब आता है। दिवाली समारोह में राज्य के सभी लोग आमंत्रित होते हैं। माँ, कल राजमहल में दिवाली समारोह का आयोजन किया जा रहा है। हम सब गांव वालों को भी आमंत्रित किया गया है। तुम भी कल मेरे साथ चलना वहाँ। हाँ माँ। ठीक है रमेश, वैसे भी मैं कभी राजमहल नहीं गई, इसी बहाने मैं राजमहल देख भी लूंगी। अगले दिन सभी गांव वाले राजमहल जाते हैं। रमेश, देख कितनी सजावट है, कितने अच्छे अच्छे पकवान हैं। हाँ माँ, देखो तो सही, राजमहल की शान ही अलग है। हाँ, तो आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूँ कि आप सबको आज का ये समारोह पसंद आया होगा। हमेशा हमारी यही कोशिश रहती है कि हमारी प्रजा और हमारे बीच कोई भेदभाव ना हो। बहुत बढ़िया, और आप लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली मनाइए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। देखा माँ, महाराज कितने दयालु हैं, अपनी प्रजा का कितना ख्याल रखते हैं। देखा ना माँ? हाँ रमेश, तू ठीक कह रहा है, ऊपर वाला इनका भला करे। समारोह के बीच चंदन महल के अंदर जाता है और महल में चोरी करके चोरी का सामान चुपके से रमेश के झोले में डाल देता है। चंदन की इस चालबाजी में रमेश एकदम अनजान था। रमेश ये जानता भी नहीं था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। महाराज, महाराज, महल में चोरी हो गई है। क्या बात कर रहे हैं मंत्री जी? भला महल के अंदर कौन चोरी कर सकता है? हाँ मंत्री जी, आप यहाँ आए सभी लोगों की तलाशी लीजिए। हाँ। अब राजमहल के मैदान में एक एक करके सबकी तलाशी ली जाती है। तभी मंत्री जी राजा से कहते हैं, महाराज, महाराज, ये देखिए, रमेश के झोले से आपके कीमती मालाएं मिली हैं। क्या? नहीं 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 नहीं, ये मैंने नहीं चुराया और मुझे नहीं पता कि मेरे पास कैसे आया। मुझे सच में नहीं पता महाराज। रमेश, हम समझते थे कि तुम एक मेहनती और ईमानदार इंसान हो, पर आज तुमने चोरी करके हमें गलत साबित कर दिया है। महाराज, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, जरूर उसे फंसाया जा रहा है। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? सबके सामने आपके बेटे के झोले से ये मालाएं मिली हैं। आप भला इसे निर्दोष कैसे कह सकती हैं? मंत्री जी, इस दुष्ट को 100 कोड़े मारे जाए और इसे काल कोठरी में डाल दिया जाए। राजा के आदेश के अनुसार राज्यसभा में रमेश को 100 कोड़े मारे जाते हैं। माँ, माँ, नहीं नहीं, मेरे बेटे को मत मारो,
मत मारो मेरे बेटे को, वो चोरी नहीं कर सकता। रमेश की ये हालत देखकर सारी सभा में डर का माहौल छा जाता है। अब रमेश को काल कोठरी में डाल दिया जाता है। कुछ दिन गुजरते हैं और शांति देवी इधर उधर मदद के लिए भटकती है, पर उसकी मदद कोई नहीं करता। हे ऊपर वाले, ये कैसा अन्याय है। मेरे बेटे पर जो लांछन लगा है वो झूठा है। मैं अपने बेटे रमेश को निर्दोष कैसे साबित करूं? अब तू ही कोई रास्ता दिखा। अभी शांति देवी ऊपर वाले से ये सब कह ही रही थी कि तभी पेड़ पर बैठी सुरीली मैना उसकी बातें सुन लेती है। रमेश, माँ जी, क्या रमेश आपका बेटा है? हाँ, मैं ही अभागन उसकी माँ हूँ। रमेश को क्या हुआ? वो कहाँ है? शांति देवी सुरीली मैना को सारी बात बताती है। क्या सच में रमेश और चोरी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। रमेश एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार इंसान है। वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। जरूर राजा को कोई गलतफहमी हुई है। मैं भी तो यही कह रही हूँ, पर मेरी बात कोई सुन ही नहीं रहा है। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, सब ठीक हो जाएगा। आप बेफिक्र होकर घर जाइए, मैं कुछ करती हूँ। सुरीली मैना की बात मानकर शांति देवी अब अपने घर वापस लौट जाती है। अगले दिन उसी पेड़ के नीचे अरे वाह चंदन वाह, तू बड़ा होशियार है। अरे तूने रमेश को कितनी अच्छी तरह से फंसाया और किसी को पता भी नहीं चला। अरे वाह 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 वाह। चंदन की ये बातें सुरीली मैना सुन लेती है। अच्छा, तो ये सब इस चंदन की चाल थी। इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। सुरीली मैना उड़ते हुए जंगल की ओर जाती है और चंदन को सबक सिखाने के लिए अपने दोस्त बंटी बंदर से मदद मांगती है। बंटी, इस काम में क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ जरूर। अरे दोस्त दोस्त के काम ना आए तो क्या फायदा है इसी दोस्ती का। हम दोनों मिलकर उसे अच्छा सबक सिखाएंगे। हाँ। अब रात होती है और चंदन अपने खेतों में सो रहा होता है। तभी उसे एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। चंदन, चंदन उठो, उठ जाओ चंदन, उठो चंदन, उठ जाओ। कौन? अरे कौन बोल रहा है? मैं एक ब्रह्म राक्षस हूँ चंदन, और तुमने जो रमेश के साथ किया है, मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। अरे 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 क्या 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 ब्रह्म राक्षस? मैंने रमेश के साथ क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मुझे तुम्हारी हर चाल का पता है कि कैसे तुमने रमेश के झोले में मालाएं डाली, कैसे उसे फंसाया। ब्रह्म राक्षस, आप यहाँ आए कैसे? क्यों आए? मुझसे क्या चाहते हैं? मैं तुम्हें खाने आया हूँ। तुम्हें खाकर मैं अमर हो जाऊंगा।
नहीं 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 नहीं, मुझे मत खाइएगा। देखिए आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा, बस मुझे जाने दीजिए, मुझे मत खाइएगा, मुझे मत खाइएगा। तो बताओ तुमने रमेश के साथ क्या क्या किया है, बताओ। चंदन अब सारी बात अपने मुंह से बताता है। हाँ, ये हुई ना बात। झूठ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक ना एक दिन बाहर आ ही जाता है। देखो भैया, इस चंदन ने ही रमेश को फंसाया है। हाँ। आसपास के सभी लोग चंदन की सारी बातें सुन लेते हैं। अरे तुम भ्रम राक्षस नहीं, एक बंदर हो। हाँ, लेकिन तुम जैसों को सबक सिखाने के लिए मैं किसी भ्रम राक्षस से कम भी नहीं हूँ। हाँ। चंदन चंदन चंदन, तुम इतना गिर जाओगे हम सबने कभी सोचा भी नहीं था। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, बेशरम कहीं के। हाँ चंदन, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये क्या किया तुमने? हैं? अगली सुबह राज्यसभा में पूरा गांव इकट्ठा होता है और चंदन का सच राजा को बताया जाता है। हाँ, आप सब लोग ये क्या कह रहे हैं? महाराज, कल रात चंदन ने ये सब कुछ खुद कबूल किया है। हाँ जी महाराज, हमने सब कुछ अपने कानों से सुना है। आप सुरीली मैना से पूछ सकते हैं। सुरीली मैना राजा को सारी बात बताती है। हाँ, अरे कोई ईर्ष्या में इतनी हद तक गिर सकता है, ये हमने कभी सोचा ही नहीं था। मंत्री जी, अब इस चंदन को 200 कोड़े मरवाकर आप कारावास में डलवा दीजिए और रमेश को बाइज्जत रिहा किया जाए। हाँ। महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। महाराज मुझे माफ कर दीजिए, महाराज मुझे माफ कर दीजिए। राजा चंदन की एक नहीं सुनते और चंदन को 200 कोड़े मारकर कारावास में डाल दिया जाता है। मुझे क्षमा कर दो रमेश। जाने अनजाने में जो मुझसे भूल हुई है उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। मैं तुम्हें इज्जत के साथ वो सब कुछ लौटाता हूँ जो तुमसे छीना गया था। क्षमा करना। कोई बात नहीं महाराज, कोई बात नहीं। यह सब तो समय का फेर था। आज मेरे दोस्त चंदन की सच्चाई सबके सामने ना आती तो शायद ही कभी सत्य की जीत हो पाती। अब रमेश खुशी खुशी अपने खेतों में काम करने लगता है। रमेश की किस्मत अब उसकी मेहनत और ईमानदारी से बदल चुकी थी। अब रमेश एक धनवान व्यक्ति बन चुका था।